बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज दो मौजूद हैं जिन पे बात करनी है। एक तो इस्लामाबाद बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिलों के जो इलेक्शन हुए हैं उनके जो नताइज सामने आए हैं, क्या उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके इम्कानात बढ़ गए हैं? 27वीं आईनी तरमीम क्या हो सकती है, इस पर बात करनी है। और दूसरा जो मौजू है वो जो PKLI है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है, उसने जिगर के 1000 ट्रांसप्लांट्स जो हैं उनका संगे मील जो है वो अबूर कर लिया और 40 लाख के करीब मरीजों का अब तक वहां से इलाज हुआ है। इलाज कितना महंगा है, कितने लोगों का मुफ्त इलाज होता है, ये सारी चीजें मीडिया पे आ चुकी हुई हैं, लेकिन मैं भी मुख्तसरन उनका जिक्र करूंगा। और ये भी आप लोगों के इल्म में है कि ये जनाब साकिब निसार साहब ने इसका बेड़ा कैसे गर्क किया। शहीद अख्तर साहब को चेयरमैन, डॉक्टर शहीद अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर शहीद अख्तर को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया था मैं शहबाज शरीफ ने, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर था उसका। तो फिर उनको बुला के किस तरह घर में बुला के उनको बेइज्जत किया गया और फिर अदालत में उनके साथ क्या होता था, इसकी थोड़ी थोड़ी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर ये केस खत्म कैसे हुआ था ये बताऊंगा। लेकिन इसमें एक और शख्स है जिनका बहुत बड़ा किरदार है। ये जो जगह है ना जहाँ पे ये बना हुआ है, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है और बहुत कम लोगों को मालूम है। जिन लोगों को मालूम है उनमें एक तो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, एक वो साहब सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिनका इसमें किरदार है। ये मैं स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। क्या है ये जनाब, अंग्रेजों के दौरे को जो जगह है जहाँ ये बना हुआ है, तकरीबन 175 एकड़ पे मुहित ये उसका टोटल एरिया है। क्लिनिकल एरिया तो थोड़ा होगा, लेकिन वो पूरा एरिया जो वो तकरीबन 7 मुरब्बे जमीन जो है उस पे वो मुहित है। ये जमीन वाला चक्कर क्या है और ये जगह क्यों चुनी गई? ये 2014 में ना, ये उन्होंने नवाज शरीफ ने, सॉरी शहबाज शरीफ ने जब वज़ीर-ए-आला थे तो उन्होंने ये प्लान किया था कि जनाब जो जिगर का इलाज है, गुर्दों का इलाज है, पाकिस्तान में बहुत महंगा है और फिर लोग जो है बैरूनी मुल्क जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जो पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट जहां ये तमाम इलाज हों और सस्ते हों, तो उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च एक्ट 2014 में एक मंजूर किया था ये अदारा कायम करने के लिए। और फिर डॉक्टर सईद अख्तर की बात मैंने की, बाहर से वो मिलियंस जो हैं डॉलर वो कमाते थे, लेकिन वो पाकिस्तान, ज़ाहिर उनके साथ बात हुई होगी कि उनको जनाब पाकिस्तान में लाया गया। अब ये जगह है इसका जो DHA में है ये जगह, तो इसका जहाँ ये कायम है इंस्टीट्यूट, तो ये जगह वाला जो मामला है ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये दरअसल जो है ना ये जगह, ये जो वाली अफगानिस्तान थे, मेरा ख्याल है कि अमीर हबीबुल्लाह खान, उनके साथ अंग्रेजों के बड़े अच्छे तल्लुकात थे। तो अंग्रेजों ने अजाजिया के तौर पे उनके जो बच्चे थे उनको ये 7 मुरब्बे जमीन जो है ये इस जगह पे, जिस जगह ये किडनी सेंटर है PKLI है, वो जगह अलाट की थी। अच्छा, अब जो अजाजिया के तौर पे जगह अलाट की जाती है, मैं आपको सादा लफ्जों में समझा देता हूँ कि हुकूमत जो जमीन अलाट करती है ना, वो हुकूमत के नाम रहती है उस वक्त तक जब तक के वो उसके मालकाना हकूक उसको ना दे दिए जाए। मसलन अगर आप लोगों का देहाती पस मंजर है तो आपके इल्म में होगा कि घोड़ा पाल स्कीमें होती थी, घोड़ी पाल स्कीमें होती थी, जखीरे वाला मुरब्बा होता था, फिर नंबरदारी की जमीन होती थी। वो जमीन अलाट कर दी जाती थी उस बंदे को। आमतौर पे ये नंबरदारों को, सफेद पोशों को या जैलदारों को ये घोड़ी पाल स्कीम या ये नंबरदारी वाले मुरब्बे या जखीरे वाला वो जो कुछ जिनके वहाँ दरख्त लगाने के लिए एक इलाका ना थोड़ा सा मुख्तस कर दिया जाता था, लेकिन वो नंबरदार के पास होता था। फिर उसके बाद उनको, अगर वो एक नंबरदार के बाद दूसरा नंबरदार आ जाता था, दूसरे नंबरदार को मुंतकिल हो जाती थी वो जमीन। वो नंबरदारी के ओहदे के साथ मिली हुई थी, लेकिन फिर वो उसके प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं अगर वो क्लेम करता था बंदा, तो फिर हुकूमत इजाजत देती थी, हाँ ठीक है जनाब ये आप हकूक मिल्कियत ले लें इसके, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फीस अदा करना पड़ेगी। अब ये जो शहजादगान थे ना अफगानिस्तान वाले, उन्होंने इनको मालकाना हकूक की पेशकश की गई, लेकिन इन्होंने मालकाना हकूक जो है उन्होंने समझा कि खैर जरूरत ही कोई नहीं जनाब, खैर आपस में ही है ना सारे। उन्होंने मालकाना हकूक की जो पेशकश उस पर वो उसके मुताबिक उन्होंने वो जो फीस होती है वो अदा नहीं की। उनके नाम जाती मिल्कियत के तौर पे ये अराजी जो है ना उनके नाम मुंतकिल नहीं हो सकी।
अब हुआ कि वहां पे डीएचए बनना शुरू हो गया। जब पता चला कि जब ये तो बात बहुत महंगी हो गई है, वो क्योंकि मालकाना हकूक उनके पास नहीं थे, अलॉटमेंट उनके नाम पे थी लेकिन मालकाना हकूक नहीं थे। और अगर मालकाना हकूक ना हो तो सरकार जो है, जो उसने अजाजिया दिया होता है, ऑनरेरियम के तौर पे जो जमीन दी होती है, वो वापस भी ले सकती है। तो फिर जब उनको ये समझ आई जनाब ये तो बड़ी महंगी जमीन है, तो हम भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोए, तो उन्होंने जनाब मालकाना हकूक के लिए दरखास्त दे दी कि मालकाना हकूक में दिए जाएं। वो मालकाना हकूक जनाब महकमा माल से होती हुई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक गई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से होती हुई जनाब हाई कोर्ट तक गई, और हाई कोर्ट ने भी वो सारी जो उसकी अपील एसपी ने जो कुछ भी था ना, सारा कुछ मुस्तरद हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वारदात डाली। उन्होंने जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट के थे ना, उनको एक नजरसानी की दरखास्त दी और नजरसानी का हुक्म ले लिया। अब वो कहते हैं कि कानून में शायद नजरसानी का कोई कंसेप्ट नहीं ये इस मामले में, लेकिन उन्होंने एक ये ले ली गिद्दड़ पर्ची। उसके बाद वो चुप करके बैठे रहे और मुनासिब वक्त के इंतजार में रहे। और मुनासिब वक्त कब आया? जब फवाद चौधरी साहब के चचा जो है इफ्तिखार चौधरी, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मौका गनीमत जान के इन लोगों ने जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट का वो इनके हक में दिया गया फैसला था ना, उस पर अमल दरामद के लिए कि जनाब ये देखें हमारे हक में फैसला आ गया हुआ है, लेकिन उसमें अमल नहीं कर रहा महकमा माल, हुकूक मलकियत नहीं दिए जा रहे, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। और लाहौर हाई कोर्ट में थे जनाब शेख अब्दुल रशीद साहब, जज होते थे, जो लोग जानते हैं उनको पता है उनके हवाले से। तो उन्होंने जनाब इनके हक में फैसला कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और ये अपील पड़ी रही काफी अर्सा तक। ये 2015 के राउंड अबाउट ना ये केस लग गया वहां पे। नसरुल मुल्क साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे, उनका बेंच था 3 रुकनी, और उसमें एक ऐसे जज भी शामिल थे जिनका मैं कह रहा हूँ कि जनाब बहुत कम लोगों को पता है। ये जज साहब उसका एक किरदार है। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे तो इनके इल्म में इस केस के जो हकायक थे वो इनके इल्म में पहले से थे, और वो हैं जस्टिस एजाज अहमद चौधरी साहब। जस्टिस एजाज अहमद चौधरी साहब इस बेंच में बैठे हुए थे और नसरुल मुल्क साहब का जो मूड था ना वो ये था कि पंजाब हुकूमत की जो अपील है ना वो मुस्तरद कर दी जाए। 3 रुकनी बेंच था, लेकिन एजाज चौधरी साहब क्योंकि हकायक से वाकिफ थे, और उस वक्त एडवोकेट जनरल थे हनीफ खटाना साहब, पंजाब हुकूमत के वो पेश हुए थे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब अगर आप चाहें तो प्राइवेट वकील कर सकते हैं हुकूमत पंजाब। वो समझ रहे थे शायद एडवोकेट जनरल साहब जो इस मामले को नहीं संभाल पा रहे, तो फिर ये अर्जन हो गया था केस, मुलतवी हो गया केस। उसके बाद ये दोबारा लगा तो बेंच तब्दील हो गया। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जस्टिस गुलजार अहमद जो बाद में चीफ जस्टिस बने वो उस बेंच का हिस्सा था, 3 रुकनी बेंच था। तो उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद को ब्रीफ किया इस पूरे केस के हवाले से, और फिर 2015 में जो इसका 3 रुकनी बेंच ने नासिर मुल्क समेत जो फैसला दिया वो बड़ा जबरदस्त बड़ी अच्छी किस्म का फैसला था। उसमें ये उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो हुकूमत पंजाब इसको पब्लिक पर्पज के लिए यानी मफाद आमा में किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर इस जमीन को इस्तेमाल करना चाहती है तो ठीक है, ये हुकूमत की। लेकिन अगर हुकूमत इस जमीन को बेच देती है, फरोख्त कर देती है, तो फिर उनके जो प्रोप्राइटरी राइट है, मालकाना हकूक वाला जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो बहाल हो जाएगा। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इसको बेच देती तो इसका मतलब ये था कि मालकाना हकूक उनके पास वापस चले जाते, या फिर इसको किसी मफाद आमा में, जैसे ये PKLI है, कोई अस्पताल है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कुछ भी बना सकती है मफाद आमा में, या फिर इसको किसी पब्लिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये था। अच्छा, अब जो एजाज अहमद चौधरी साहब हैं वो उनकी अहलिया का हो गया इंतकाल, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ तज़ियत के लिए उनके घर जाते हैं, और वहाँ वो सारा जो ये मामला है उनके सामने रखते हैं कि आपने ये एक कानून बनाया है, किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट वाला जो आपने कानून बनाया, उस पर आपको जगह की अगर तलाश है तो ये बेहतरीन जगह है, ये ना हो कि लोग जो हैं ये खुर्द बुर्द हो जाए। तो उन्होंने ये कहा, इनको बताया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आला को, कि अगर आपने ये पैसा
पब्लिक पर्पज के लिए कोई ये अराजी अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। बाकी जो लोग हैं ना, पता नहीं खरीदी है इतने महंगी जमीन, ये वो 5-7 मुरब्बे जमीन जो है इतनी महंगी जगह पे जनाब, वहां इन्होंने ये क्यों बनाया, कहीं और भी बनाया जा सकता था। भाई साहब, उसकी वजह ये थी कि वो पब्लिक पर्पज के अलावा इस्तेमाल ही नहीं कर सकती सरकार मफाद आमा के, या फिर वो उनको वापस चली जाती। ये है इशू। उस वक्त के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ को जो निशानदेही की जस्टिस एजाज चौधरी ने इस अराजी की, और फिर ये भी बताया, फैसले के बारे में बताया कि जनाब अगर आप इसको पब्लिक पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो फिर ये जमीन जो खुर्द-बुर्द हो जाएगी, फिर नहीं कीजिएगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ जनाब उनका भी एक खामोश मुजाहद का किरदार है इसकी तामीर के हवाले से या तकमील के हवाले से पीकेएलए की। और दूसरा जो साकिब निसार साहब ने इसके साथ किया और पीटीआई की हुकूमत ने जो किया इसके साथ, तो ये सईद अख्तर साहब को लाए ना बाहर से, तो मैं भी अदालत में इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो अटेंड करता रहा हूँ। तो साकिब निसार साहब फड़े नहीं जाते होंगे सी। अब सईद अख्तर साहब ने खुद ये बताया हुआ है, मीडिया के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा जनाब इन्होंने मुझे घर बुलाया साकिब निसार ने, और जनाब खाने पे मेरी फैमिली भी साथ थी, फैमिलीज का खाना था। तो वहां जनाब पीकेएलए के बारे में पूछने लग गए, तो मैंने बताया जनाब ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, और इतने इतने डॉक्टर जनाब हम बाहर से ला रहे हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे। इस तरह उनका कितनी तनख्वाह, वो मैंने कहा जनाब कोई 8 से 10 लाख के करीब ना एक डॉक्टर को हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो वो जनाब इनके भाई वहां आ गए, साजन निसार साहब, वो भी डॉक्टर। तो उन्होंने जनाब कहा कि इनसे पूछे कि 20 अरब डॉलर के, सॉरी 20 अरब रुपए किस बात के लिए, इसकी तकमील के लिए 20 अरब डॉलर जो है वो रखे गए थे तमीर के लिए। तो उन्होंने कहा जनाब उससे वो चीजें आ रही हैं फला, वो ये जनाब तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, 8-10 लाख। तो साकिब निसार ने कहा मेरे भाई की तनख्वाह 1,35,000 है, आप दे रहे हैं जनाब 8 लाख 10 लाख। अदालत में भी उसके कहते थे आपने 12 लाख तनख्वाह किस सीएससी आप ले रहे हैं, ये अदालत में बार बार कहते थे उनको। वो कहते वहां भी ये बात की। तो जनाब वो देखें 20 अरब दे दिया, और उसके बाद इनका हमारे तो जनाब टूटियां खराब हो जाएं हॉस्पिटल में, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में मेरे ख्याल दिन होते थे, तो वो जनाब वो उसके लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं, तो आपको इतने फंड मिले हुए हैं। तो ये फिर उसने जनाब बुलाओ चीफ सेक्रेटरी को और बुलाओ सेक्रेटरी हेल्थ को, ये फिर सुओ मोटो लेकर जनाब उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट जब कार्रवाई शुरू की ना साकिब निसार साहब ने, हर पेशी पे वो क्लास लेते थे इनकी, इनके बाहर जाने पे बंदी लगा दी उन्होंने। इसका इंतजाम चलाने के लिए ना एक ढाक कमेटी भी बना दी थी, और जनाब फॉरेंसिक ऑडिट का जनाब ऑर्डर कर दिया, फिर एंटी करप्शन वालों को मामला भेज दिया। एंटी करप्शन ने भी जनाब एक रिपोर्ट दे दी कि ठीक है जनाब ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे थे। जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए ना, उसके बाद खोसा साहब आए थे, आसिफ जैद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने। तो जब ये रिटायर हुए ना 2019 में, मेरे ख्याल 2019 में, जब साकिब निसार साहब रिटायर होकर घर गए ना, तो कुछ 3,000 के करीब जो सुओ मोटो का रिकॉर्ड था ना जिन्होंने लिए हुए थे, वो सारा रिकॉर्ड वो तलब कर दिया गया था। लेकिन ये वाला केस जाके लग गया, ये लाहौर ही में इसकी हियरिंग हुई थी, तो वो जाके लग गया था, मलिक मंजूर साहब थे उस वक्त उसके हेड, और उसमें मंसूर अली शाह साहब थे या फरीदी साहब थे। पहली ही पेशी पे जितने भी अहकामात जारी किए हुए थे साकिब निसार वाले बेंच ने, वो सारे उन्होंने वापस ले लिए थे, खत्म कर दिए थे और बहाल कर दिया था इसको। ये सारी जो जो कानून था, जो ढाक कमेटी थी, वो भी खत्म कर दी थी सारा कुछ, और जो इंक्वायरी रिपोर्टें थी वो भी उन्होंने कहा ये यार कि आपका क्या तुक है इसमें, वो आप कहां से आ गए। और जो उन्होंने कहा था, ये भी उन्होंने कहा था जनाब जो अदारे हैं उनको अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, यानी उन्होंने ये भी कहा था साकिब निसार साहब ने जो हरकत की है ना, ये हदूद से तजावज किया है। ये उस वक्त उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे। तो फिर उसके बाद जनाब पीटीआई वाले आ गए। पीटीआई वालों को भी ये पता नहीं क्यों नहीं, एक आखिरी बार आ था जब ये कोरोना है ना, कोरोना, तो ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट हम कह रहे हैं अपने, ये इसको उन्होंने पता क्या कोरोना सेंटर बना दिया था इसको, कोरोना के मरीज रखे जनाब यहाँ पे, और वो पता नहीं 25 लाख रुपए पर हेड, पता नहीं कितने कितने ये इन्होंने वो चापे थे, बाहर आए थे जो आपके इल्म में है, वो अदालत में बयान दिया हो ना उन्होंने, पता नहीं कितने लाख एक बंदे। अच्छा बहरहाल अब जो है ना पीकेएलआई, इसकी जनाब जो है ना 1,000 ट्रांसप्लांट जिगर के पेवंदकारी के जो है वो मुकम्मल हो गए होंगे, और वो कहते हैं जनाब जो बंदा इस्तात रखता है 60 लाख रुपए उससे लेते हैं पेवंदकारी के, लेकिन 80% इलाज मुफ्त होता है इसमें। और अब तक 40 लाख से ज्यादा मरीज जो हैं
उनका इलाज यहाँ से हो चुका है। गुर्दे के 1100 ट्रांसप्लांट हुए हैं, और फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। 14 वो केस जो हैं वो हुए हैं यहाँ पे। ये पीकेएल चल रहा था एम ही बस मरू मरू करके ये चल रहा सी, लेकिन 2022 में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज शरीफ द्वारा, तो उसके बाद उन्होंने इसको दोबारा एक्टिव किया, फाल किया। अब माशाल्लाह वहाँ काम हो रहा है और काम होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर में जनाब बार काउंसिलों के जो इलेक्शन हुए हैं, ये आपके लिए जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त भी इन्होंने कहा था जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खां वाला, पीटीए वाला जो ग्रुप है, वो कह रहे थे जनाब हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वकील हमारा साथ दे, हमने तहरीक चलानी है, ये 27वीं वो तरमीम लाना चाहते हैं, पता नहीं आइन के साथ क्या करने चाहते हैं, अदलिया का पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, जनाब गुलाम बन गई अदलिया इंतजामिया की वगैरह वगैरह। इस तरह इन कंपेन ये थी। एक तरह से ये कह रहे ये रेफरेंडम है, वकला जनाब फैसला करेंगे। वकला ने फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में वो सारी सीटें ले गए, एक के सिवा वो इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले एहसन बूंद और आजमगीर तारा वाला ग्रुप जो है। फिर जनाब अब भी इन्होंने यही अच्छा झूठ बड़े बोल देने। ये एक देख रहा दिन के जनाब एक अच्छे खासे लीडर हैं पीटीआई के, उन्होंने ट्वीट किया हुआ जनाब 90 में से 88 सीटें पंजाब की पीटीआई ने जीत ली, वो टोटल 75 सीटें वो इन्होंने ये नहीं इस तरह। अब ये फॉर्म 47 वाली बात कर रहे हैं जनाब, देखें जनाब, फिर देखें जनाब रिजल्ट रोक, कौन सा रिजल्ट रोक लिया जी? ये लाहौर का रिजल्ट रोक लिए। और भाई मेरे ये 6 तारीख को ऐलान होना है जो रिजल्ट है उनका। अभी तो वो जो अंदर बैठ के वो लिस्टें बनाते हैं ना, गिनती करते हैं, उनके एजेंट भी मौजूद होते हैं। सही जजों ने करवाए हैं यार ये इलेक्शन, वो नोट कर रहे होते हैं, वो लिस्टें जो बाहर आके टैली करके वो अपने तौर पे हिसाब किताब लगा के देख रहे होते हैं जनाब कितने लोग, मुझे कितने वोट मिले हैं, पहले नंबर पे कौन रहा है। तो वो जो मुतलका प्रिजाइडिंग अफसर उन्होंने रिटर्न अफसर को भेज दिए हुए, जो 16 लाहौर वाली नशिस्तों वाला है, सील बंद करके उनके जो नुमाइंदे अंदर मौजूद होते हैं गिनती के वक्त, उनके पास पूरा रिजल्ट है, तो वहां से देख लें कौन जीता है कौन हारा है। अब जो अनऑफिशियल रिजल्ट है ना, जो अभी तक 6 को अनाउंस होने ना, वो इस्लामाबाद में जनाब इनको मार पड़ी है बड़ी बुरी तरह। इवन ये कि जो 26 महीने तरमीम के खिलाफ गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, रियासत आजाद साहब, वो भी हार गए। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए थे ना, आपको जाए 2021 में वहां चैम्बर चुम्बर कराने वाला मसला नहीं बन गया था, अतर मुल्ला साहब चीफ जस्टिस थे, तो मोहसिन अख्तर कैनी और उनका बेंच था, उन्होंने जनाब मुकदमे दर्ज करवा दिए थे। उनमें से जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए थे ना, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं अतर मुल्ला और मोहसिन अख्तर कैनी के मुखालिफ जो लोग थे वो वहां जीते इस्लामाबाद में। यानी इस्लामाबाद में ये पीटीआई वाले बुरी तरह हार गए, और ये जो बून ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको कहते हैं, ये वहां से जीत गया। खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट जो है ये देख लें, 42 करोड़ रुपए एक उन्होंने दिया जनाब सैयद अफरीदी साहब ने वहां पे वकला को, और 5 करोड़ का एक चेक दिया था अलीमीन गंडापुर ने लाहौर हाईकोर्ट बार को, लेकिन पैसा कोई काम नहीं आया। अब पंजाब में जो है, अच्छा वहां जो केपी है ना, वहां टोटल जो है वो 28 सीटें हैं, और उनमें से सिर्फ पीटीआई के हिस्से में ही 4। पेशावर वाली जो नशिस्तें पेशावर वाली, वो तो एनपी वाले ले गए यार। इसका मतलब ये है कि अगर सबसे बाशऊर तबका हम कहते हैं वकला को सियासी हवालों से या आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, फिर तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने तो फॉर्म 47 वाला बयानिया जो है वो भी जबरदस्त कर दिया। और पंजाब में जो 75 सीटें हैं, उनमें से 43 से लेकर 47 सीटें जो हैं ये प्रोफेशनल ग्रुप जो इसके हिस्से में आ सकती हैं। चलो 2-4 आगे पीछे कर लें, लेकिन वाज़े अक्सरियत वाइस चेयरमैन इनका होगा। बलूचिस्तान में यही तवक्को थी, वहां ये जो प्रोफेशनल ग्रुप वाले हैं ये जीत गए हुए वहां पे। कराची का रिजल्ट जो मेरी तवक्को के बरक्स है, क्योंकि वहां जो 26 महीने तरमीम के खिलाफ जितने भी वकील हैं बड़े बड़े, वो सारे इनकी हिमायत कर रहे थे प्रोफेशनल ग्रुप की। जो सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें हैं वहां, तो वहां जनाब फिर वो मुनीर मलिक साहब वहां पे हैं, रशीद रिजवी साहब वहां पे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 26 महीने तरमीम के बड़े बड़े, जो वो सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ, प्रोफेशनल ग्रुप के साथ थे, उसके साथी हैं, उनके साथी हैं।
लेकिन वहां जो है, वहां भी जो प्रोफेशनल ग्रुप है इसकी और जो एहसन बून या आदमज़ेर तारक ग्रुप है, इनकी नशिस्तें बराबर हो गई हैं। बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक 16-14 14 जो हैं प्रोफेशनल्स की हैं और 16 जो हैं वो उनकी हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप वालों की। पीटीआई वाले यानी वहां भी शिकस्त खा गए, 3 वहां आजाद हैं, वहां 33 नशिस्तें। ये हाल है। अब जो अगले माह जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में जो वाज़ेह अक्सरियत मुझे बनती हुई नजर आ रही है इनकी इंडिपेंडेंट ग्रुप वालों की, और ये सबसे बड़ा जो अदारा है इंस्टीट्यूशन है वकला का, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार है, फिर सूबाई बार काउंसिलें हैं, फिर हाई कोर्ट बार्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, सारी इसी तरह मिला के अगर देखें आप, तो वहां तो ये जनाब इनका हो गया कब्जा। ये जो 26 महीने तरमीम के हक में बात करते हैं, अच्छा ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है इन्होंने जो की है। ये मोहम्मद एहसन बून जो सुप्रीम कोर्ट बार के जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी कि जनाब 26 के बाद अब 27 में आईनी तरमीम भी आनी है। अब फिर उन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन ये बात की है एहसन बून ने कि जब 26 में आईनी तरमीम में हम एक आईनी सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहते थे, आईनी अदालत बनाना चाहते थे, लेकिन बात चली गई आईनी बेंच की तरफ। वो कहते हैं वो अधूरी है, वो जो तरमीम है, तो वो कहते हैं जो 27 में आईनी तरमीम हम पार्लियामेंट से ये दरखास्त करते हैं कि 27 में आईनी तरमीम लाई जाए और एक आईनी सुप्रीम कोर्ट जो है, आईनी अदालत जो है वो बनाई जाए इंडिपेंडेंट, आईनी बेंच नहीं, आईनी अदालत। तो वहां ज़ाहिर अगर वो ये कह रहे थे, अगर 27 में आईनी तरमीम आईनी अदालत के खिलाफ होते वकला, तो वो कैसे वोट देते? वकला तो फड़े नहीं जाते होंगे। अगर देख रहे हो जनाब आईन और कानून की बालादस्ती से जनाब इन्हों के खून के एवं दौड़ी फिरती रहती है, तो फिर इसका मतलब ये हो कि 27 में आईनी तरमीम के भी वकला जो है उन्होंने उसके हक में वोट दे दिए, 26 में आईनी तरमीम को भी वैलिडेट कर दिया उन्होंने। ये 2 इलेक्शन जो हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो तहरीक कितों चलनी है? 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ वकला दे विचों बात किहड़े फोरम तो बुलंद होएगी, ये भी देखो ना। देखो क्या बनते आगे। अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।